Hello guys and welcome back to RJ Academia's free classes. Okay, so पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि रेंटल इनकम क्या होती है। उसके बाद में हमने एक और डिस्कस किया था कि वेकेशन होम रूल्स क्या रहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस लिमिटेशन। ये इस पोर्शन का या इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक लास्ट एलिमेंट रहेगा या लास्ट लेग रहेगा। इसको फिनिश करने पे मतलब अगर आप स्ट्रेट अवे इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले के जो वीडियोस है उनको जाके वॉच करें। दो वीडियोस है, एक 31 मिनट्स का, एक 32 मिनट्स का है। वो वॉच करने के बाद में आप इधर आइए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर आ गए हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अगर पहले के दोनों वीडियोस देख चुके हैं तो दैट इज गुड, अगर नहीं देख चुके हैं तो देख कर आ जाइए। और आपको पहले के जो पोर्शन था या पहले का जो चैप्टर्स थे उसके ऊपर ऑलरेडी नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं बिंदास। सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि ये वीडियोस, ये टॉपिक्स जो हम अभी कवर कर रहे हैं ये दोनों के दोनों जगह एप्लीकेबल रहेंगे। मतलब कि ये सीपीए के रेगुलेशन पोर्शन के अंदर भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज ये ईए के भी पोर्शन में एप्लीकेबल है। तो डू नॉट वरी कि सर मैं तो सीपीए कर रहा हूँ, मुझे आगे मुझे समझ में आएगा कि नहीं या मेरे उसमें कवर रहेगा कि नहीं। हाँ भैया, कवर है आपके लिए भी। और ईए के लोग कि सर ये कहीं सीपीए का ही कवरेज है, हमारे ईए के अंदर आया कि नहीं, ये उधर भी आएगा। तो डू नॉट वरी, दोनों जगह ये कवर अप हो रहा है। दोनों के दोनों सेम टॉपिक है। इजीली बिंदास इसको पढ़े समझे और एग्जाम अपेयर करे, पास होइए। मुझे याद रखें, दुआओं में हमेशा याद रखना मुझे। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी अदर फर्दर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गाइस गो गेट योर चाय, छाछ, लस्सी और वॉट एवर ड्रिंक यू वांट टू हैव, बिकॉज if you are studying it at night or in early morning or even in afternoon after having your lunch और आप लोगों को ऑलरेडी डिजीनेस हो रही है, तो गेट योर कॉफी, ब्लैक कॉफी। उसके अंदर हल्का सा हनी डाल दीजिए, अगर पसंद नहीं है तो शक्कर डाल के उसको पी लीजिए ताकि नींद ना आए। क्या होता है कि पढ़ाई करते वक्त हमको बहुत नींद आती है, मुझे भी बहुत आती थी अपने टाइम पे और आज भी आती है। चलो, अब एक चीज और सिर्फ कॉफी लेकर आना, उसके अलावा कुछ भी मत लेकर आना। ठीक है, दूध वाली कॉफी पीनी है तो वो लेकर आओ, ब्लैक कॉफी पीनी है तो वो लेकर आओ, या चाय लेकर आनी है तो वो लेकर आओ। इसके अलावा लेकर आओगे तो नींद 100% आएगी। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ थोड़ा फन एलिमेंट भी मिलता रहे और ताकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। मैं अपने साइड से पूरा बेस्ट करता हूँ। मैं आपसे यही इच्छा, यही उम्मीदें रखता हूँ कि आप इसको पूरा एंड तक सुनेंगे। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। नहीं दिख रही तो मुझे मेल या मैसेज या कुछ भी कर देना। मैं अब वापस से आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि अगर आपके पास में मेरी ईमेल आईडी है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस है support@rjacademia.in। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है 9116556052। कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, मैं वहां पे भी अवेलेबल रहता हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। On top of it, if someone is wishing to have these videos in English or thinks that it would be more comfortable for him to understand these videos in English, I can make another videos for you guys straight away entirely in English. No jargons to be used in Hindi, no no fun element in Hindi. Okay, so that's, I'm completely open with those kind of things as well. Do not feel shy, do not hesitate in asking anything. Until unless you do not ask me, you won't be able to succeed. So ask. Okay, again I'm going to share my screen and then let's continue. So where it is. Okay, so now let's begin with the loss limitation rule. Loss limitation rules. Now what this loss limitation rule says that इट सेज दैट कि अगर आपके पास में कोई भी लॉस है तो उस लॉस को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि किस किस बैरिकेड से या किस किस लेवल से हमको लॉस को कंसिडर करना है।
तो आप लोग काफी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, प्रोबेबली आप लोग को काफी लोगों के पास में काफी सारे फॉलोअर्स होंगे, कोई ऑलरेडी यूट्यूबर है या कोई कुछ भी है। तो आप लोगों ने एक बहुत बार बहुत जगह एक वर्ड सुना होगा, फनल। फनल होता है एक मार्केटिंग फनल होता है, हाइब्रिड फनल होता है, डायरेक्ट मार्केट फनल होता है, बहुत सारे फनल्स होते हैं। तो सिमिलरली लॉस लिमिटेशन लिमिटेशन रूल भी फनल के जैसे ही होता है। फनल कैसे काम करेगा, ये आपका फनल बना, टड टड, मैं इसको और खींचता हूँ। ओके, ये हमारा फनल बन गया यहाँ पर। यहाँ से एक बीकन निकलेगा, इसको यहाँ पे 1 मिनट। ये हमारा फनल बन गया। फनल का मुंह भी बन गया, फनल का सेकंड लेयर भी बन गया, फनल का थर्ड लेयर भी बन गया। ठीक है, और फनल का फोर्थ लेवल, ये फोर्थ ही कंसिडर कर लेंगे ना, ये हो जाएगा पैसिव एक्टिव लॉस, ये हो जाएगा रिस्क एट रिस्क, ये हो जाएगा आपका बेसिस लिमिटेशन। ठीक है, यहां से आपके सारे के सारे लॉसेस इनपुट होने शुरू होंगे। लॉसेस आए, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, ये लॉस आया आपका, यहाँ से लॉस डाला, लॉस डाला, लॉस डाला, लॉस डाला। ठीक है, आपका टोटल लॉस, ठीक है, आपका जो भी टोटल लॉस रहेगा वो आप एक साथ पुल अप कर लिया। पुल अप करने के बाद में आप लेयर्स चेक करोगे, तो सबसे पहली जो लेयर आती है उसे बोलते हैं हमारा बेसिस लिमिटेशन। बेसिस लिमिटेशन, ओके। फिर आता है एट रिस्क रूल, एट रिस्क। और उसके बाद में आता है आपका पैसिव एक्टिविटी लॉस। जब ये तीनों के तीनों लेयर्स क्लियर आउट हो गए, जो भी फाइनल, सॉरी ये थर्ड हो गया, जो भी फाइनल लॉस यहां से निकल रहा है, जो भी फाइनल लॉस आपका यहां से निकल रहा है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो एडजस्ट कर सकते हैं अपने इनकम्स के साथ में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है कि पैसिव एक्टिव लॉस को भी कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए भी एक अलग से लिमिटेशन रहती है। चलो अब बात करते हैं कि हमको लॉसेस को कैसे एडजस्ट करना है, वन बाय वन हम उसको समझेंगे। थोड़ी देर आप मेरे साथ में रहना, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हल्का सा, इतना भी नहीं, बहुत भारी नहीं है, हल्का सा टफ टॉपिक है। अगर आप इस फनल को चेक कर पा रहे हो, इस फनल को समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर लॉस को ज्यादा महत्व दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट आ सकता है, यहाँ पर इस लेवल पे कम आ सकता है, और कंपैरेटिवली पीएल पैसिव एक्टिव लॉस के अंदर इसमें बहुत कम आ सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने हमारा सपोजिंगली यहाँ पर लॉस ले लिया $10,000 का। ठीक है, बट हमारा बेसिस लिमिटेशन के कारण हम मैक्सिमम कितना यूज कर पाएंगे, हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे 8,000। हमारा एड्रेस रूल आ गया तो हम मैक्सिमम कितना यूज कर पाएंगे 5,000 का। ठीक है, और हमारा मैक्सिमम पैसे एक्टिव लॉस आ गया सपोजिंगली 3,000 का। तो इतना ही लॉस हम लोग यूज कर पाएंगे, इसके ओवर एंड अबव हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो सर बाकी के लॉस का क्या होगा, बाकी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर कब तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सर कैरी फॉरवर्ड होता है इनडेफिनेटली। आईडी इंडेफिनेट, मतलब कितने भी टाइम तक आप अपने रेंटल इनकम से जो भी लॉस हो रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, ये आपको मैंने मोटा मोटी एक ओवरव्यू समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक लेवल को समझते हैं कि बेसिस लिमिटेशन क्या होती है, एट रिस्क लिमिटेशन क्या होती है, उसके साथ में एग्जांपल्स भी आएंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिस लिमिटेशन इज दैट इज वेयर your entire basis is getting considered. When I say entire basis, what exactly is your basis? मतलब कि आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, कि कितना वर्किंग कैपिटल, सॉरी नॉट वर्किंग कैपिटल, कितना कंट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है, कितने लोन्स लेके रखे हुए हैं, कितने सारे आपके पास में एसेट्स है जो आपने यूज कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक प्रोजेक्ट है, आपने एक रेंटल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आपके पास में एक बिल्डिंग खरीद के रखी है आपने। आपकी ये बिल्डिंग है करीबन करीबन 2 मंजिल की बिल्डिंग है। ये हो गया एक फ्लोर, ये हो गया 2 फ्लोर, ये हो गया 3 फ्लोर, ये हो गया 4 फ्लोर, ये हो गया आपका एंट्रेंस। ओके, ये आपका एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन करा होगा, मतलब आपने अपने जेब से पैसे लगाए होंगे, आपने कंट्रीब्यूट करा है। चलो, अब आपने कहीं से आपने फिर उसमें एसेट्स भी इंट्रोड्यूस करी है, मतलब ये तो कैश हो गया कंट्रीब्यूशन का, आपने एसेट्स और इनपुट करी है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन यूज करी होगी बहुत सारी,
बहुत सारी टीवीज यूज करी होगी, लिफ्ट लगाई होगी, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए होंगे, बहुत सारे एसेट्स लगा के रखे होंगे, तो सारे एसेट्स को भी कंसिडर कर लेंगे हम। और फाइनली अगर आपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मतलब आपके पास में कंट्रीब्यूशन था, मतलब अपनी जेब से पैसा लगाया, और भी पैसा लगाना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बिल्डिंग के लिए और पैसा लगेगा, जमीन खरीदनी तो और पैसा लगेगा, तो आपने कहीं से लोन भी लिया होगा, तो जो भी लोन लिया है, जो भी लोन लिया है वो भी कंसिडर होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर बिल्डिंग रेंट जो भी हाउस है उसके लिए, वो सारा का सारा आपका बेसिस हो जाएगा। इन शॉर्ट बेसिस का क्या मतलब हुआ है, यू बेसिस का मतलब हो जाता है यू कैन डिडक्ट लॉसेस अप टू योर बेसिस इन द एक्टिविटी। मतलब अगेन मैं आपको फिर से समझाता हूं, जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है, जितना भी अमाउंट आपने डाला है, जो जो भी खर्चे आपके लगे एसेट से रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड, everything is going to be considered when you are going to check or when you are calculating your basis limitation। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो 2 मिनट रुको और आपको एक डिटेल में समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एट रिस्क रूल की। ठीक, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं, चलो यहीं पर रहता है, अब एट रिस्क रूल की बात करते हैं। एट रिस्क रूल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अगर आप इसके नाम को पढ़ रहे हो कि एट रिस्क मतलब आपका कितना रिस्क है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, उतना आपको लॉस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके ओवर एंड अबव हम आपको डिसअलाउ कर देंगे या उसको सस्पेंड कर देंगे। अरे अरे सर सस्पेंड, ये क्या वर्ड आ गया नया? सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब हो रहा है कि हम उस करंट ईयर के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है फुल्ली यूटिलाइज करने की, हम बाकी का जो लॉस होगा वो उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी पीरियड है। किस चीज का पीरियड है? हमारा ऑलरेडी पीरियड है इनडेफिनिट, मतलब कि हम उस बाकी के जो भी लॉस जो यूज नहीं हुए, यूटिलाइज नहीं हुआ है, उसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने नोटिस कराओ, लेट मी सी, ओके, किसी ने यहाँ पे नोटिस करा है कि हमने फाइनल लेवल के अंदर कितना लॉस को यूज कर पाएंगे, 3000 ओनली, मतलब कि 7000 आपका डिसअलाउड हो गया है। ठीक है, ये जो 7000 डिसअलाउ हुआ है, ये आप नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आप इसको यूज कर पाओगे, तो ये होता है सस्पेंडेड। मतलब कितना सस्पेंड हो गया? 7000 सस्पेंड हो गया। रिमेनिंग कितना बचता है? रिमेनिंग बचता है आपका 3000, जो आपने करंट ईयर के अंदर यूज कर लिया। नेक्स्ट ईयर जाओगे तो 7000 को भी यूज कर लोगे। चलो, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो ठीक है, अगर आई है तो रुको, थोड़ी देर रुको, आएगा, समझ में आएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो समझ में नहीं आती, इनिशियली दिक्कत होती है, बट होल्ड ऑन। अब आगे बढ़ते हैं एड्रेस रूल के बारे में। एक बार थोड़ा सा मटेरियल पढ़ लेते हैं कि मटेरियल क्या कहना चाहता है। मटेरियल ये कहता है कि भाई एट रिस्क रूल जो होता है वो किसी किसी इंसानों पे या किसी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पे लगता है। मैं ये हिंदी की क्या वार्तालाप करने लगा हूं, तो एट रिस्क रूल affects only individual partners, not partnership, partners, LLC members, oh my god, हाँ, LLC members, ये क्या हुआ? ठीक है, LLC members, not the LLC, S corporation shareholders, not the share, not the S corp, trust, estate or closely held C corps, closely held C corps. So these are the individuals or the members or the partners on which the at risk rule will apply। अगर आप किसी S कॉर्पोरेशन का या पार्टनरशिप फर्म का अगर लॉस है, वो बिजनेस कर रही है, तो उस टाइम पे एट रिस्क रूल के लॉजिक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के ऊपर ही एप्लीकेबल हो रहा है। नाम अगर आपने फिर से नोटिस करा, इंडिविजुअल पार्टनर्स की बात हो रही है, वो भी इंसान हो गए, एलएलसी मेंबर्स वो भी इंसान हो गए, एस कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर्स वो भी इंसान हो गए, ट्रस्ट, ट्रस्ट का भी टैक्स नहीं, ट्रस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट के अंदर जो बेनिफिशियरीज है उसको सारा का सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो यहां पर भी कौन हो गए? बेनिफिशियरीज हो गए। सेम चीज, सेम लॉजिक एप्लीकेबल होता है स्टेट्स के ऊपर। क्लोजली हेल्ड सी कॉर्पोरेशन, इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं तो क्लोजली हेल्ड सी कॉप इतनी इंटैक्ट, इतनी टाइटली रेगुलेटेड होती है, मतलब उसका फॉर्मेशन जरूर सी कॉप की तरह होता है, मतलब एक बड़ी एंटिटी आईएनसी लगा रहा है, बट उसको चलाने वाले कितने? 2 या 3 मेंबर्स ही होंगे। जनरली क्या होता है कि सी कॉप्स के अंदर आईपीओ आते हैं, बहुत बड़े लेवल के होते हैं, 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, 100 लोग मेंबर्स होते हैं।
बट जब क्लोजली हेल्ड आ जाता है तो मतलब कि बहुत लिमिटेड 3-4 लोग 5 लोग ही होंगे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री या पूरी पूरे बिजनेस को रन कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे उसके मेंबर्स मतलब सी कॉर्पोरेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। बाद में जाके वो उसके मेंबर्स को ही एप्लीकेबल होगा, बट सी कॉप्स एक स्पेशल केस है जहां पे सी कॉप लेवल पे भी आपका एट रिस्क रूल को कंसिडर करा जाता है। अब बात करते हैं किसको अफेक्ट नहीं करता है एट रिस्क रूल, मतलब एट रिस्क रूल अफेक्ट नहीं करता है पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन। मतलब कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, मतलब पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन कैसी हो गई, फर्म्स, फर्म्स में जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, LAWYERS लॉयर्स हो गए, CPA फर्म्स हो गई या EA फर्म्स हो गई, EA फर्म्स हो गई या अकाउंटिंग फर्म्स हो गई। ये जो पर्सनल सर्विसेज देते हैं, ये जो चीजें, ये जो लोग हैं जो अकाउंटिंग सर्विस देते हैं, उनके लिए एट रिस्क रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला। फॉरेन PHCs को भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला। और किन किन को एप्लीकेबल नहीं होगा, पार्टनरशिप को भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला, एस कॉर्पोरेशन को भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला, एस कॉप सॉरी LLC को भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। INC मतलब कि सी कॉप्स नॉट क्लोजली हेल्ड, सी कॉप्स नॉर्मल कॉर्पोरेशंस, उनको भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला। सो दीज आर द पीपल ऑन विच द एट रिस्क रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ट्रिगर हो सकता है कि कहां पर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये चीज ट्रिगर हो सकती है कि किन किन को इनमें से, मतलब ऐसा कोई MCQs बन के आ जाता है अमंग फ्रॉम दी बिलो पॉइंट्स विच ऑफ दी पर्सन ऑन विच दी एट रिस्क रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा इंडिविजुअल, partners, LLC members and personal service corporation. So what would be your answer? Your answer would be personal service corporation. Okay, अब बात करते हैं कि एट रिस्क रूल के अंदर क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, एट रिस्क रूल के अंदर इंक्लूडेड रहता है आपका, सबसे पहले आपका रहेगा मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड। सर थोड़ा सुनेला लगता है, रुको, मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, ओके चलो। उसके बाद में एडजस्टेड बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। सर ये अभी भी सुनेला लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेगा, सुनेना सब लग, सुनेरा नहीं सुनेला, सुना हुआ सब लगेगा। ठीक है, अब एक और बात ये है, बोरोड लोन्स। अरे सर ये क्या कह रहे हो, बोरोड लोन्स, ये तो आपने अभी यहां पर बताया था मुझे, कंट्रीब्यूशन, एसेट्स, लोन, ये तो टैक्स बेसिस है। मैंने कहा कि बात तो तुमने सही कर दी, एकदम बात सही कर दी, बट एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है बोरोड लोन्स के अंदर। बोरोड लोन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ही कंसिडर होगा जिसके अंदर जिस पर्सन खुद पर्सनली लाइबल रहेगा, मतलब कि रिकोर्स डेट। मतलब यहां पर अगर आप पर्सनली, PORSANLLY पर्सनली लाइबल है, पर्सनली लाइबल है, और मैं इसको दूसरे वे में लिख देता हूं थोड़ा इज्जत से, मतलब कि रिकोर्स, रिकोर्स लोन, रिकोर्स लोन है, बोरोड लोन कौन सा वाला है कैटेगरी का, रिकोर्स लोन, तब आप उसको कंसिडर करोगे वरना नहीं कंसिडर करोगे। तो एक क्या डिफरेंशिएशन आपको यहां पर दिखता है कि लोन अगर आप टैक्स बेसिस को कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर दोनों लोन्स कंसिडर होते हैं, रिकोर्स लोन, उसके अंदर दोनों कौन से हो रहे हैं, रिकोर्स लोन और नॉन रिकोर्स लोन, टैक्स बेसिस के अंदर। वेयर एज अगर आप एट रिस्क, एट रिस्क की बात करते हो तो वहां पर कौन सी चीज कंसिडर नहीं हो रही है, वहां पे जो चीज कंसिडर नहीं हो रही है वो होती है नॉन रिकोर्स, नॉन रिकोर्स लोन। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो वापस से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके देखो, समझ में आ जाएगा। वरना अगर नहीं आ रहा है, पीछे लेकर भी चले गए, नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल आएगा फॉर श्योर समझ में आएगा, थांबा। ठीक है, ओके, तो अब डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि टैक्स बेसिस क्या होता है, टैक्स बेसिस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। टैक्स बेसिस के अंदर मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी होगा और बोरोड लोन्स होगा। अब बोरोड लोन्स कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, बट
एट रिस्क कैलकुलेट करते हुए आपके पास में जो कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, आपको कंसिडर करना है एडजस्टेड बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूटेड, एंड आपको कंसिडर करना है रिकोर्स लोन। अब एक और मीनिंग समझा देता हूँ रिकोर्स और नॉन रिकोर्स के अंदर। रिकोर्स लोन वो होता है जिसके अंदर आप पर्सनली लायबल होते हो। सर अब्बा डब्बा जब्बा, रिकोर्स लोन सिंपल शब्दों में जिसके अंदर वो लोन अनसिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड होने के कारण जिस बंदे ने वो लोन लिया है वो ही पर्सन उसके लिए लायबल है। अगर कोई एसेट आपने कोलेटरल रखी है, कोई प्रॉपर्टी आपने कोलेटरल रखी है, या कोई गारंटी प्रोवाइड करके रखी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोन बन जाएगा नॉन रिकोर्स लोन। और उस लोन को सिक्योर करने के लिए वो प्रॉपर्टी है, वो कोलेटरल है। दैट इज वाई जिस पर्सन ने वो लोन लिया है वो लायबल नहीं रहेगा। ओके, यहां तक अगर समझ में आ गया तो बेस्ट है। अब तो बहुत इजी है, अब तो चेरी ऑन द टॉपिंग आने वाला है। मैं पता नहीं कभी कभी क्या बोलता हूं। अब बात करते हैं एक और चीज के लिए। क्या होता था पहले जब ये लॉ आ रहा था, जब ये लॉ आ गया था, तो यहां पर ही कांग्रेस ने स्टोरी खत्म कर दी थी रिकोर्स लोन की। उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था नॉन रिकोर्स लोन को। तो स्टोरी ऐसे आई कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए उन्होंने लोन लिया, ठीक है। और ये जो लोन लिया था वो इस प्रॉपर्टी से सिक्योर कर दिया। मतलब क्या हुआ, लोन जो उन्होंने उठाया उस लोन को खरीदने के लिए, मतलब उस लोन को सिक्योर करने के लिए जिस प्रॉपर्टी को वो परचेज करना चाहते हैं उसी को कोलेटरल पर रख दिया। सिंपली पुट, आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदने गए, तो कार के लिए आपने क्या किया कि कार खरीद ली, उसी कार को वापस से कोलेटरल रख दिया। कल को आप डिफॉल्टर बने तो क्या करेंगे, बैंक वो कार उठा के ले जाएंगे। तो उस तरह से आपने उसको सिक्योर कर दिया। यहाँ पर भी सेम चीज हुई कि लोन लिया, लोन को सिक्योर करने के लिए क्या किया, उसी प्रॉपर्टी को लाइबल सिक्योरिटी रख दिया, कोलेटरल रख दिया। अब आगे की स्टोरी सुनते हैं अपन। ये जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीदी, किसी भी पर्सन ने खरीदी, इसी के अंदर वो बिजनेस करते हैं, इसी के अंदर वो बिजनेस करते हैं। मतलब कि इसी को ये रेंट पे चढ़ाते हैं, बिजनेस के लिए दे दिया, फ्लैट्स बेच दिए, फ्लैट को रेंट पे रेंट आउट कर दिया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने लोन पे एज अ सिक्योरिटी दिया है, लोन पे उन्होंने कोलेटरल किया है, कोलेटरल किया है, वो ही प्रॉपर्टी उनकी ब्रेड एंड बटर अर्निंग के लिए है। तो इस टाइम पे ऐसा आया एक स्टेटमेंट कि अगर ये बिजनेस नहीं चलता है और लोन पे ऑफ नहीं कर पाते, तो क्या होता था कि बैंक्स क्या करती थी, इस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को सीज कर लेती थी और बैंक्स अपने हिसाब से बेचती थी, ठीक है। इससे दूसरा मतलब भी निकलता है कि आपका पूरा का, अगर बैंक ने लेके चले गए तो वो बैंक पूरा का पूरा बिजनेस ठप कर दिया उन्होंने। अब आपके हाथ में ही, हक में ही नहीं है ये प्रॉपर्टी, तो आप कहां पर जाके बिजनेस करोगे। तो कांग्रेस ने बोला कि हम एक चीज और ऐड करेंगे, सॉरी एड्रेस रूल के अंदर हम लोग उसको ऐड करेंगे, उस चीज को बोलते हैं क्वालिफाइड, सुनना, नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग, ठीक है। मतलब ये जो कॉल, ये भले ही, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है लोन का, वो है नॉन रिकोर्स, बट ये क्वालिफाई करता है रिकोर्स की तरह, क्योंकि उस पर्सन का या उस टैक्स पेयर का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है इस प्रॉपर्टी पे। तो उसका पूरा बिजनेस ही एट रिस्क है अगर ये प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली गई, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी ही उसके हाथ से चली गई, लोन नहीं पे ऑफ कर पाया, तो क्या होगा, वो बिजनेस ही नहीं चला पाएगा। तो जितना वो लाइबल है, भले ही उस लोन को सिक्योर करने के लिए उसने कोलेटरल रखा है, बट वो कोलेटरल ही आपका बिजनेस है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसा करो कि कुछ भी प्रॉपर्टी, अब एक बार और पढ़ते हैं। आपने कोई लोन लिया है यूज्ड इन रियल प्रॉपर्टी एक्टिविटी, मतलब आपने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी, ये जो लोन लिया है उसको सिक्योर कर दिया इस प्रॉपर्टी के थ्रू, जो कि कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ओनरशिप के अंदर। तो फ्रॉम अनरिलेटेड लैंडर्स और गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे ये कंसिडर होता है कि ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज अ क्वालिफाइड नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग, और आई कैन से QNRF। और उस टाइम पे आपको उसको एट रिस्क की कैलकुलेशन में कंसिडर करना है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट सा एग्जांपल लूँ आपके लिए समझाने के लिए, तो आपने मनी कंट्रीब्यूट किया $10,000, ठीक है। एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी होगी, $25,000।
आपके पास में एक लोन है, पर्सनल लोन लेके रखा हुआ है $30,000 का, ठीक है। आपने एक लोन और लिया है, एक लोन लिया आपने $1 लाख का। ये $1 लाख का जो लोन लिया है उसी को आपने, मतलब जो $1 लाख लिए है उसको कोलेटरल कराया अपनी बिल्डिंग के अंदर, जहां से आप रेंटल इनकम कमाओगे। तो अब ये लोन भी भले ही नॉन रिकोर्स की कैटेगरी का है, बट आप इसको कंसिडर करोगे एट रिस्क की कैलकुलेशन के अंदर। एट रिस्क की कैलकुलेशन के अंदर जो भी टोटल आता है वो आपका बन जाएगा एट रिस्क अमाउंट। तो आपका टोटल कितना होगा? 10,000। किसी ने कैलकुलेट कर लिया है तो मेरे को बता दो। वैसे कैसे बताओगे? मैं तो रिकॉर्ड लिख करके रख रहा हूं। $1,65,000, ये आपका हो गया एट रिस्क अमाउंट। ओके गट बड़ी, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। नहीं आया है, एग्जाम्पल आ रहा है नेक्स्ट, उस एग्जाम्पल में और समझ में आ जाएगा। ओके, यहां तक की हो गई अपनी समस्या पूरी। अब अपन एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हो रहा है। हम्म। हम्म, पढ़ते हैं। चार्ली स्टार्टेड हिज ओन वेडिंग बिजनेस। यहां पर क्या बात हो रही है? बिजनेस स्टार्ट किया है, वेडिंग का बिजनेस। तो एक चीज समझो कि वेडिंग का बिजनेस है तो उसके अंदर लैंड लगेगी क्या? नहीं, उसमें लैंड तो नहीं लगेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या लग सकता है? एसेट लगेगी। एसेट में भी क्या, कार लग सकती है या ट्रक्स लग सकती है, यही चीज जनरली यूज होगी, या टेंट हो गए, या सिंपल ये जो वेडिंग के अंदर काम आने वाली चीजें है वो ट्रस्ट व्रस्ट हो गया, डीजे का आइटम हो गया, ये सब यूज होगी, ठीक है। तो ये एक दिमाग में रखना। अब आगे बढ़ता है कि क्वेश्चन और क्या कह रहा है। ही पेड 8,000 फॉर ट्रक। ओके, चलो उसने एक ट्रक खरीदा जो कि हो गया 8,000। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इस ये 8,000 हो गया एडजस्टेड बेसिस ऑफ योर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का ये मतलब मत समझना जमीन, ना 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 ना, जमीन से नहीं। प्रॉपर्टी मतलब एवरीथिंग, मतलब आपकी इक्विपमेंट्स हो गए, आपकी मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये जो भी एसेट्स यूज होने वाली है आपकी बिजनेस को रन करने के लिए, उसे आप बोलोगे प्रॉपर्टी, ठीक है। एक फिर आगे बढ़ते, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 15,000। चलो यहां तक समझ में आ गया कि दो चीज तो हमको आइडेंटिफाई हो गई। मनी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा, एडजस्टेड बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आगे बात करते हैं, एंड पेड 20,000 फॉर द टूल्स। ये भी चीज समझ में आ गई। चलो ये भी हमारे पास में एडजस्टेड बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आ गया, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट हो गया फॉर द बिजनेस। हिज बैंक, अब बात करते हैं, अब इंटरेस्टिंग चीज आएगी। हिज बैंक लोन्ड 50,000, चलो, टू बाय बिल्डिंग फॉर द बिजनेस। अच्छा, एक लोन और लिया है जिसको बिल्डिंग के लिए यूज करना है। तो मेरा सवाल क्या आ रहा है कि क्या ये बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए यूज आ रही है कि नहीं आ रही है? एट रिस्क रूल के हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किसी को आप कंफ्यूजन आएगा कि सर ये बिल्डिंग यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही हिज बैंक लोन 50,000 टू बाय बिल्डिंग फॉर द बिजनेस। मे बी लिया होगा उसने लोन, बट जरूरी नहीं है ना कि अगर ये बिल्डिंग बिक गई, या लोन आपने लोन रीपे नहीं किया, या आपने डिफॉल्टर बन गए और वो बैंक ने जब्त कर लिया, बिल्डिंग को जब्त कर लिया, तो क्या आपका बिजनेस ठप हो जाएगा क्या? मेरा कहने का मतलब है कि अगर बिजनेस ठप हो गया उस बिल्डिंग के कारण, तो वो क्यों, सॉरी, वो क्वालिफाई हो जाएगा क्वालिफाइड नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग के अंदर। बट करंटली, करंट सिनेरियो के अंदर इसका बिजनेस क्या है? इसका बिजनेस है वेडिंग बिजनेस का। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन जरूर है, बट ये इंटरेस्टिंग बहुत है। इसका वेडिंग का बिजनेस है। अगर ये बिल्डिंग चली भी गई, मैं तो कह रहा हूँ ये बिल्डिंग चली भी गई, तो भी उसका बिजनेस नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास में अभी भी ट्रक है, उसके पास में अभी भी टूल्स है। तो वो वेडिंग का बिजनेस कहीं पे भी चला जाएगा, वो कहीं पे भी स्टेज लगा देगा, कहीं पे भी ट्रस्ट खड़ी कर देगा, कहीं पे भी म्यूजिक सिस्टम लगा देगा, कहीं पे भी लड़की लड़कों के एंट्रेंस के लिए वो पूरा का पूरा स्वागत के हिसाब से वो धुआं हुआ उड़ाने वाला वो सारा सिस्टम कर लेगा, ठीक है। तो बिजनेस ठप नहीं होने वाला अगर वो चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसका बिजनेस उस बिल्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ये क्या हो गया? ये जो लोन है ये हो गया नॉन रिकोर्स लोन। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, दिस बिल्डिंग वॉज सिक्योर, द बिल्डिंग सिक्योर्स द लोन। तो ये हो गया यहाँ पे सिंपली पुट, ये हो गया अपना नॉन रिकोर्स लोन। व्हाट इज 40 एट रिस्क अमाउंट? चलो अब मैं पहले एक चीज बात करता हूँ कि टैक्स बेसिस निकालते हैं अपन। सॉरी, मैं सही बोला, बेसिस, हाँ टैक्स बेसिस सही है। टैक्स बेसिस, पहले अपन टैक्स बेसिस निकालते हैं। तो टैक्स बेसिस कितना हो गया? 8,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस आपका लोन कितना है? 50,000 का। यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है तो 50K कर रहा हूं।
तो आपका टोटल अमाउंट कितना निकल गया, आपका टैक्स बेसिस कितना निकल गया, 8,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000। तो आपका टैक्स बेसिस निकल गया 93,000। 93,000। बट यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है एट रिस्क, कितना एट रिस्क पे है, आपका कितना अमाउंट एट रिस्क पे है, उसके बेसिस पे आपको लॉस लिमिटेशंस की कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। ठीक है, अब देखो, आपने मनी कंट्रीब्यूट करा है, मनी कंट्रीब्यूट कर दिया है 15,000, आपने टूल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया है 20,000, और आपने ट्रक खरीदी है, उसका हो गया एडजस्टेड बेसिस 8,000। तो ये टोटल हो जाएगा आई गेस 43,000 के आसपास। हाँ, 43,000। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया आपका एट रिस्क अमाउंट। ये हो गया आपका टैक्स बेसिस और ये हो गया एट रिस्क। मतलब टैक्स बेसिस 93,000 फनल के अंदर आया, सारे लॉस आए, तो क्वालिफाई कितना हो गया, अगर आपका लॉस सपोजिंगली $1 लाख हुआ फनल के अंदर के हिसाब से, आपने सारा लॉस डाला एक फनल के अंदर $1 लाख का, तो टैक्स बेसिस के लिए के हिसाब से कितना क्वालिफाई हो जाएगा, $93,000 का। चलो अब नीचे पास ऑन हुआ, अब आपका लिमिटेशन कितना हो गया एट रिस्क के हिसाब से, तो 43। मैक्सिमम लॉस आप एट रिस्क बेसिस पे कितना का ले सकते हो, $43,000 का। चलो अब बाद में आएगा वो पैसिव एक्टिव लॉस आएगा, अभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी अपन बातचीत करते हैं। यहां तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई क्लियरेंस क्लैरिफिकेशन चाहिए, ड्रॉप अ मैसेज, ड्रॉप अ ईमेल, मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 43,000। द लोन इज सिक्योर्ड बाय द बिल्डिंग एंड नॉट एट पर्सनल रिस्क, सो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर कैलकुलेशन। ये क्या हो गया आज, पेन खराब हो गया मेरा। चलो अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरे को बता देना, मैं एक बार इसको जूम इन कर देता हूँ। ज्यादा चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास में क्या आता है, निप चेंज करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। Ben took $1 lakh non-recourse loan and purchased an apartment building। चलो, इसने अभी तक ये लिया है, बोला है कि $1 लाख का लोन लिया है जो कि नॉन रिकोर्स लोन है, और वो लोन यूज करा है टू परचेज अ बिल्डिंग। तो कहीं पे भी आपको ये चीज हुई है कि यही लोन यूज करा गया है इस बिल्डिंग, सॉरी, ये जो लोन लिया है इसको सिक्योर करने के लिए अपार्टमेंट है कि नहीं है, अभी तक कुछ कह नहीं सकते सर, एक ही लाइन पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। द बिल्डिंग इज नॉट सिक्योर्ड फॉर द लोन। स्टोरी खत्म हो गई अपने, तो यहाँ पे सॉल्व भी हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया अपना तो क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इसने जो बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग खरीदी है, ये जो बिल्डिंग ली है, इसको खरीदने के लिए लोन लिया एक जगह से। वो लोन कितने का है, वो लोन हो गया आपका करीबन करीबन $1 लाख का। अब इस लोन को इसने सिक्योर कर दिया है। ठीक है, सिक्योर्ड, ये लोन सिक्योर्ड है। तो अगर ये सिक्योर्ड हो गया तो ये क्या बन जाता है, ये जैसे सिक्योर्ड हो गया तो ये बन गया नॉन रिकोर्स लोन। ठीक है, सवाल इतना सा आता है कि ये क्यू एन आर एफ बनता है कि नहीं, क्वालिफाइड फाइनेंसिंग, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ क्या वर्ड था, हाँ, क्वालिफाइड नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग बन रहा है कि नहीं, ये चीज चेक करनी है हमारे लिए। तो इसमें यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, द बिल्डिंग इज नॉट सिक्योर्ड फॉर द लोन, मतलब कि इसको जो सिक्के, ये जो लोन है $1 लाख का, इसको किसी थर्ड वे से सिक्योर करा गया है। थर्ड वे, कोई थर्ड वे मतलब आप गारंटी दे दी होगी, कोई और प्रॉपर्टी होगी जो यूज नहीं आ रही होगी, उसको एज अ कोलेटरल कर दिया है। ठीक है, सिक्योर्ड थर्ड, थर्ड वे। ओके, तो अब क्या बात हो गई कि ये जो लोन सिक्योर्ड है, बट ये क्वालिफाई नहीं करता है क्यू एन आर एफ की कैटेगरी के अंदर, तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे, यस और नो। सही कहा आपने, हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो मतलब $1 लाख हम लोग यूज नहीं करेंगे एट रिस्क को कैलकुलेट करते वक्त। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Ben spent 25,000 of his own money on repairs before renting the apartment building to the public. Ben is a single works full time and earns $80,000 per annum per year. Ben's loss for the rental real estate activity in which he actively participates. एक वर्ड आया है
एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, ये एक ट्विस्टिंग रहेगा, बाद में अपन इसको और भी डिस्कस करने वाले हैं 2 मिनट से। ठीक है, इज 30,000, मतलब ये क्या बोला है कि यहाँ पे 30,000 का इसको नुकसान हुआ है, 30K का लॉस हुआ है उसको। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना लॉस वो कैरी फॉरवर्ड या कितना लॉस वो एडजस्ट कर सकता है करंट ईयर के अंदर। ही हैज नो पैसिव इनकम, ठीक है। For what amount Ben is at risk, for what amount Ben is at risk, and how much Ben's passive loss from his rental activity is deductible। चलो ठीक है, यहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लो तो थोड़ा सा आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, मैं वेट करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो पॉज कर लो, बहुत सुपर पावर है आपके पास में तो अभी। ओके, सो इसने कंट्रीब्यूशन कितना किया है, इसने कंट्रीब्यूट करा है 25,000 का इसने कंट्रीब्यूट करा है। इसके अलावा कुछ और है जो हमको कंसिडर करना है, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन ए सिंगल वर्क्स फुल टाइम एंड अर्न्स 80,000 पर ईयर, मतलब कि वो कहीं पे जॉब भी करता है फुल टाइम का और वहां से उसको W2 की इनकम आ रही है। तो मेरे को ये बताओ आप कि ये जो 80,000 है, ये कौन सी इनकम हुई, एक्टिव इनकम हुई कि पैसिव इनकम हुई? करेक्ट, ये हुई आपकी एक्टिव इनकम। तो क्या मेरा सवाल यहां पर आके अटकता है, क्या आप पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम से कंसिडर कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ कर सकते हो? अब कुछ लोग बोलेंगे सर $25,000 तक कर रहे हैं, कोई कुछ कहेगा कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो, जो जिन लोगों ने 25,000 बोला है ना वो सही है, बट अभी रुक जाओ, अभी वो पैसिव एक्टिव लॉस लिमिटेशन आना बाकी है। मेरे को सिंपल सा एक मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या हम पैसिव लॉस को एक्टिव लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, हम उसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहली पॉइंटर इंपॉर्टेंट नोट गाइज, मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि एक हाथ आगे करो और मैं बोलता हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेते हुए ये बोलता हूँ कि कोई भी पैसिव लॉस हुआ, मैं पैसिव लॉस को पैसिव इनकम के साथ में ही सेट ऑफ करूंगा, ये मेरा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, कि मैं पैसिव लॉस को एक्टिव इनकम के साथ में उसी टाइम एडजस्ट करूंगा जब सर पढ़ाएंगे। ठीक है, जब मैं समझा दूं उसके बाद में समझ जाना कि आपको कब एक्टिव लॉस के साथ में, एक्टिव इनकम के साथ में पैसिव लॉस को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब बात क्या आती है, यहाँ पे फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज सॉरी फॉर व्हाट अमाउंट बेन इज एट रिस्क। तो हम हमारा एट रिस्क का अमाउंट आ गया, मतलब कि हमने कंट्रीब्यूट कितना किया है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू $25,000। तो हमारा एट रिस्क हो गया 25,000। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है एक, और ऑप्शन और कोई है? और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 लाख, 1,25,000, 1,25,000। तो टेक्निकली तो बोला क्या जाएगा, टेक्निकली बोला जाएगा कि आप का आंसर नंबर बी सही है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पैसिव लॉस के लिए कितना हो जाएगा। अब जो उसका सेकंड लेग है क्वेश्चन का, वो क्या बोलता है, हाउ मच ऑफ द बेंच पैसिव लॉस फ्रॉम हिज रेंटल एक्टिविटी इज डिडक्टेबल। तो आपका लॉस कितना है, आपका लॉस तो $30,000 है, बट आप कितना एडजस्ट कर पाओगे, मैक्स टू मैक्स आप एडजस्ट कर पाओगे कितना, $25,000। जो रिमेनिंग $5,000 है वो हो जाएगा सस्पेंड। ठीक है, मतलब आप उसको नेक्स्ट ईयर जाके यूज कर पाओगे, करंट ईयर के लिए वो सस्पेंड हो गया। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज एट रिस्क रूल 25,000, डिडक्टेबल पोर्शन, डिडक्टेबल पैसिव लॉस हो गया 25,000। ओके, यहां तक आई गेस अब सबको समझ में आ गया होगा कि टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट करना है, आपको एट रिस्क रूल कैसे कैलकुलेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें कंसिडर होती है, या किस रीजन से आपका एट रिस्क अमाउंट बढ़ेगा और किस रीजन से आपका एट रिस्क अमाउंट कम होगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी बात करी है कि कंट्रीब्यूशन, अगर आप कंट्रीब्यूट करते तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे। तो आपने कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपने क्या करा कि जितना आपने कंट्रीब्यूट करा था डिस्ट्रीब्यूशन उसमें से निकाल लो, तो आपका एट कम आ गया। तो जब कभी भी आप कोई भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो या आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, मतलब कौन सी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, रिकोर्स की नॉन रिकोर्स?
समझदार हो गए। तो नो रिकोर्स लोन की लाइबिलिटी जैसे ही डिक्रीज करते हो आप, तो आपका एट रिस्क अमाउंट भी कम होता है। कोई भी अलाउेबल डिडक्शन होता है उससे भी आपका एट रिस्क अमाउंट कम होता है। बट इसके कॉन्ट्ररी, अगर आपने कोई और पैसा डाला है या कोई और प्रॉपर्टी डाली है, मतलब कि आपने नई प्रॉपर्टी और खरीद ली, तो आपका एट रिस्क बढ़ गया। आपने कुछ एक्सपेंशन कर दिया उसी बिल्डिंग में, 3 से 4 माले बना दिए, 5 फ्लोर कर दिए, तो पांचों फ्लोर के दो जो फ्लोर्स और एडिशन हुए तो वो भी इंप्रूवमेंट के अंदर कंसिडर होंगे, तो कैपिटल अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, रिकोर्स डेट आपने इंक्रीज कर दिया, आपने क्वालिफाइड नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग ले लिया तो उसके कारण और बढ़ गया। तो इन रीजन से आपका एट रिस्क अमाउंट बढ़ेगा भी और घटेगा भी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। आ, चलो, अब अपन ने यहां तक तो डिस्कस कर लिया कि क्या होता है टैक्स बेसिस, क्या होता है एड्रेस रूल। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, हक से जाके मार्केट में बोलना कि सर मैं सीख कर आया हूं आज, आज मेरे को सर ने सिखा के भेजा है। तो हम सीख गए हैं कि पैसिव लॉस क्या होता है, एक्टिव लॉस, सॉरी, एड्रेस लॉस क्या होता है, टैक्स बेसिस का क्या लिमिटेशन होता है। फाइनल लेग, फनल का फाइनल लेग, फनल का फाइनल लेग, फनल का फाइनल लेग, फनल का फाइनल लेग होता है पैसिव एक्टिव लॉस लिमिटेशन। दिस इज द फाइनल लॉस। यहां पर आके आपको पता लग जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कितनी माथाफोड़ी है जिंदगी में ना, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बट पैसा भी तो मिलता है उसके बाद में। ठीक है। सबसे पहली जो शपथ हमने ली थी, सबसे पहली शपथ क्या थी कि पैसिव लॉस हमेशा पैसिव इनकम के साथ में ही सेटअप होगा। ये देखो, लॉसेस फ्रॉम पैसिव एक्टिविटी कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट पैसिव इनकम। ठीक है। अब पैसिव एक्टिविटी क्या क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना कि आपकी सारी रेंटल एक्टिविटीज पैसिव रहेगी। ठीक है, सारी रेंटल एक्टिविटीज आपकी पैसिव रहेगी। एनी बिजनेस जहां पर टैक्स पेयर डज नॉट मटीरियली पार्टिसिपेट। अभी अभी हमने एक वर्ड सीखा था, एक वर्ड क्या सीखा था, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और यहां पर एक और वर्ड आ गया मटीरियल पार्टिसिपेशन। सो सिंपली पुट, अगर आपका किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी काम के अंदर मटेरियल पार्टिसिपेशन है तो वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, वो किसी भी तरीके से आपका पैसिव इनकम या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहने वाला। ओके, ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट आपने जैसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन से ऊपर चले गए, मतलब मटीरियल पार्टिसिपेशन पे चले गए, उस टाइम वो आपका बिजनेस बन गया और आप दूसरे लेवल पे चले जाओगे। यहां पर एक एक्सेप्शन आएगा, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लाइन अपन ने सीखी, आज हमने एक लाइन सीखी कि अगर रेंटल एक्टिविटी है वो आपकी पैसिव इनकम कहली जाएगी, और अगर आपका कोई बिजनेस है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, मतलब अपना पूरा योगदान नहीं देते, तो वो आपका पैसिव इनकम ही कंसिडर कराया जाएगा। अब अगर आपका बिजनेस जिसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो और वहां पर कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉस सेट ऑफ हो सकता है पैसिव इनकम के साथ में। अदर वे राउंड, अगर आपका कोई बिजनेस है जिसके अंदर आप मटीरियली पार्टिसिपेट करते हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपके एक्टिव बिजनेस के अंदर। और जब आपका एक्टिव बिजनेस के अंदर आ गया या एक्टिव पैसिव से निकल के वो एक्टिव इनकम में आ गया, तो उस टाइम पे आपके जो भी लॉसेस होते हैं वो दूसरी एक्टिव इनकम के साथ में एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, यहां तक रूल अगर सबको सेट हो गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो हम आगे और सेट करते हैं। अब एक बार देखते हैं कि मटीरियल पार्टिसिपेशन कैसे चेक करा जाएगा, मतलब मटीरियल पार्टिसिपेशन टेस्ट कैसे कंसिडर करते हैं। तो उसके अंदर कुछ सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल सबसे पहले क्या बोलता है, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन देखना पड़ेगा, हल्का फुल्का देखना पड़ेगा, कि सबसे पहले क्या 500 आवर्स का पार्टिसिपेशन हो, आप सब्सटेंशियल काम करते हो, आप 100 आवर्स से ज्यादा काम करते हो दूसरों से, दूसरे 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे करते हैं, आप 100 घंटे का काम कर रहे हो पूरे साल के अंदर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मटीरियल पार्टिसिपेशन। सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज टोटलिंग टू 500 आवर्स। ठीक है, आपने पार्टिसिपेट किया है 5 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, 3 ईयर्स इन पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज, रेगुलर कंटिन्यूअस सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन। तो आपका मतलब इन मोटा मोटी में अगर बोलूं, इतना इतना पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस इतना से जान लो
कि आपने ज्यादा काम कर दिया तो वो आपका बन जाएगा मटेरियल पार्टिसिपेशन। जैसे ही आपने ज्यादा काम किया वो मटेरियल पार्टिसिपेशन बना, आप पैसिव से एक्टिव के अंदर आ जाओगे और एक्टिव से ही आपका एक्टिव लॉस सेट ऑफ होगा। ओके, पैसिव से आपका पैसिव लॉस सेट ऑफ होगा। ओके, बट एक कंडीशन आती है जहां पर आप अपना पैसिव लॉस को भी सेट ऑफ कर सकते हो पैसिव इनकम के साथ, एक्टिव इनकम के साथ में। ठीक है, बट उससे पहले आने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। Nina receives 40,000 in wages. Her husband Ryan had a net gain of 8,500. Had a net gain of 8,500 on passive partnership interest. Okay. मतलब इसके पास में एक चीज समझ में आई है हमको यहाँ से कि कोई पार्टनरशिप है जहां पे उसका पैसिव इंटरेस्ट है और वहां से उसको नेट गेन हुआ है, नेट लॉस नहीं है, नेट गेन है। नेट गेन कितना हुआ है? 8,500 का, 8,500 का उसको नेट गेन हो गया। Ryan also had a 35,000 loss from rental real estate activity in which he actively participates। एक्टिवली पार्टिसिपेट, दो जगह आ गया एक्टिवली पार्टिसिपेट्स। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर रेंटल एक्टिविटी है और मटेरियल पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो वो आपका पैसिव इनकम होगा। अब जैसी पैसिव इनकम की क्राइटेरिया फिट हुई तो आपको लॉस लिमिटेशंस चेक करने पड़ेंगे, बेसिस का चेक करना पड़ेगा, एट रिस्क रूल चेक करना पड़ेगा, पैसिव एक्टिव लॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं मेरा सबसे पहला रूल क्या था, जो मैंने शपथ दिलाई थी आप लोगों से, जो ओथ ली थी हम लोगों ने, हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया था कि अगर कोई पैसिव इनकम है तो पैसिव लॉस पैसिव इनकम के साथ में जाके एडजस्ट होगा। तो हमारे पास में कितना है लॉस? हमारे पास में लॉस है गेन है 8,500 का, तो हम 8,500 के साथ में एडजस्ट कर लेंगे। अभी आगे क्या बोलता है, हाउ मच ऑफ द रेंटल लॉस कैन बी डिडक्टेड ऑन टू देयर करंट ईयर जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो कितना एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब $35,000 में से हमने 8,500 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास में कितना बचेगा? कोई कैलकुलेट करके मेरे को बताएगा क्या? ओप्स, पैसे हम तो रिकॉर्डेड क्लासेस पे हैं। 26,500 हमारा रिमाइंडर आएगा। एक रूल अभी आएगा, मैं उस पर अभी डिस्कस करने वाला हूं कि आप मैक्सिमम पैसिव लॉस को एक्टिव इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। कितना? मैक्सिमम $25,000। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर पाओगे? $25,000 विद एक्टिव इनकम। अब यहाँ पे वापस एक बार आके पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ऑफ द रेंटल लॉस, हाउ मच ऑफ द रेंटल लॉस, यहाँ पे क्या है, रायन ऑल्सो हैड 35 लॉस ऑफ द रेंटल रियल एस्टेट एक्टिविटी। तो ये इस लॉस की बात कर रहा है, मतलब $35,000 की लॉस की बात कर रहा है। हाउ मच ऑफ द रेंटल लॉस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑन देयर करंट ईयर मतलब करंट ईयर जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में, मतलब कि टोटल लॉस कितना एडजस्ट कर पाएंगे। पहले इसके क्या ऑप्शंस आते हैं, चलो। हम्म, तो कोई बोलेगा कि $25,000, जो कि इनकरेक्ट आंसर है। यहां पर है टोटल लॉस की बात हो रही है। टोटल लॉस में क्या आ रहा है कि आप अपने लॉस को, करंट मतलब पैसिव लॉस को एक्टिव इनकम के साथ में भी एडजस्ट कर सकोगे। तो आपने आपका 8,500 का लॉस जो कि नेट गेन था आपके पैसिव पार्टनरशिप इंटरेस्ट के साथ में एडजस्ट कर लिया, तो आप इसको भी कंसिडर कर लिया। अब मैक्सिमम आप और कितना कर पाओगे? मैक्सिमम आप कर पाओगे $25,000 का। जो अभी नया एक एक्सेप्शन आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कितना हो गया? 25,000 प्लस 8,500, तो आपका 33,500 का मैक्सिमम लॉस, मतलब कि 35,000 के लॉस में से करंट ईयर आप कितना कर पाओगे? 33,500। रिमेनिंग 1,500 का जो लॉस है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आया? आपका करेक्ट आंसर आ गया 33,500। ओके, हाँ, मैंने कहीं पे कुछ मिस करा है ऐसा लग रहा है। हम्म। चलो अब बराबर टाइम पे आने वाला है, ठीक है। कुछ मिस नहीं करता मैं सब नोट्स अच्छे से बनाता हूँ। इवन दो द रेंटल is a passive by default, up to 25,000 loss can be deducted against your other income as well।
अदर इनकम मतलब कि यहां पर वर्ड आ जाता है एक्टिव इनकम। तो आप अपनी एक्टिव इनकम के साथ में आप अपने पैसिव लॉस को मैक्सिमम $25,000 तक एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए 3 क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए। आप कम से कम 10% से ज्यादा उस प्रॉपर्टी को ओन करते हो, मिनिमम 10% तो करनी करनी है। और आपका जो मैगी है मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम वो होना चाहिए 1 लाख, नियर बाय $1 लाख के आसपास। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1,50,000 के अंदर। मतलब कि अगर आपकी इनकम एजीआई मैगी मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम अगर 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में है तो आप यूज कर सकते हो इस 25,000 को। पर एक पॉइंटर और आता है। अब इधर पॉइंटर क्या आता है? तो अगर आपकी मैगी $1 लाख तक है, मैगी लिख देता हूं MAGI, GGI नहीं GI, मैगी। अगर आपकी मैगी $1 लाख तक है तो आप 100% यूज कर सकते हो 25,000 के लॉस को। बट अगर आपका इससे ₹1 भी ज्यादा हुआ तो यहाँ पे ₹1 कम हो जाएगा। ये क्या बोला सर, समझ नहीं आया यार। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर और समझ में आएगा। सपोजिंगली आपकी मैगी हो गई 1,30,000। 1 लाख से ऊपर कितनी है आपकी मैगी? जो लिमिट सेट करी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बोलता है कि 1 लाख तक है तो आपको 100% आपको ये लॉस डिडक्शन के लिए हम अलाउ कर देंगे। बट आप ये बोलते हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर जितना भी है उसका 50% आपके अलाउेबल लिमिट में से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिमिट फेज आउट लिमिट स्टार्ट कहां से हो रही है? फेज आउट लिमिट स्टार्ट हो रही है 1 लाख पे और खत्म कहां पे हो रही है? 1.5 लाख पे। अच्छा ठीक है, अभी सुनते हैं, अपन एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ओवर एंड अबव 1 लाख से ओवर एंड अबव कितना हो गया अपना? हमारा हो गया $30,000 ओवर एंड अबव। ओके, अब बोलते हैं कि इसका 50% लो। इसका 50% ले लिया, कितना आ गया? 15,000। अब ये जो आया है, जो ये लॉस आया है, ये जो लिमिटेशन आई है, इस लिमिटेशन को आपके टोटल अलाउेबल लिमिट से रिड्यूस कर दो। तो मतलब आपका अलाउेबल अमाउंट कितना है? आपका अलाउड लॉस कितना हो गया अदर इनकम के साथ में एडजस्ट करने का? 25,000। बट आपकी इनकम जो मैगी है वो ऑलरेडी $1,30,000 है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको 100% तो अब देने वाले नहीं है, तो अब आपको कितना कम करके देंगे? वो बोलता है कि हम आपको $15,000 कम करके देना पड़ेगा। आपकी अब जो नई रेक्टिफाइड लिमिट निकल रही है वो कितना हो गया? वो निकल रही है $10,000 ओनली। मतलब कि अब आप इस लिमिटेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ $10,000 तक यूज कर सकते हो लॉस को। मतलब कि आप उस $10,000 को दूसरी इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हो और बाकी का हो जाएगा वो सस्पेंड हो जाएगा। सर अगर किसी की इनकम 80,000 हुई तो 80,000 हुई, मैगी किसी की $80,000 हुई तो 100% यूज कर लेना। सर 99,999 हुई तो आपके पास में अभी भी मौका है 25,000 यूज करने का। बट किसी की भी इनकम 1 लाख से ऊपर गई, आपकी ये लिमिटेशन डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम आपके पास में क्या है? मैक्सिमम ये कि आपकी इनकम 1.5 लाख तक है। अगर मैक्सिमम आपकी मैगी 1,50,000 चली गई तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा सेट ऑफ करने के लिए? 0 अंडा। कुछ नहीं मिलने वाला आपको सेट ऑफ करने के लिए। आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा सेट ऑफ करने के लिए। मतलब आप अपने रेंटल लॉस को अदर इनकम के साथ में एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो इसका ये फंडा निकल गया। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई है तो ठीक, नहीं आई है तो और बढ़िया। एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं आगे। ठीक है, डॉक्टर पेपर हैज एडजस्टेड ग्रॉस इनकम एजीआई फॉर द करंट ईयर 1,30,000। अरे मैंने क्या यही समझा दिया? बिफोर डिडक्शन, बिफोर डिडक्शन ऑफ 6,500, सॉरी, IRA, sorry, my mistake. Before deduction of 6,500 IRA contribution and before any potential deduction of 40,000 losses from the rental real estate activity in which he actively participates. तो हमारा सबसे पहला पॉइंटर क्या आ गया? हमारा सबसे पहला पॉइंटर आ गया कि हमारे पास में कितना लॉस है। हमारा लॉस है 40,000 का।
अब ऑब्जेक्शन क्या आता है कि हम कितना अदर इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, अदर इनकम के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे पढ़ के देखते हैं, हाउ मच ऑफ द रेंटल लॉस मे बी डिडक्टेड इफ द रेंटल रियल एस्टेट एक्टिविटीज वर acquired इन द करंट ईयर। तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा यही क्रक्स निकल रहा है कि हमको ये चेक करना है कि इस 40,000 में से कितना कितना हम एडजस्ट कर पाएंगे हमारे, सॉरी, कितना एडजस्ट कर पाएंगे हमारे अदर इनकम के साथ में। तो हमारा कितना आएगा एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले चेक कर लो कि हमारा कितना ओवर चला गया। हमारा ओवर चला गया $30,000। $30,000 का 50% कितना हो जाएगा, $30,000 का 50% हो गया आपका $15,000। 25,000 की आपके पास में लिमिट होती थी, तो 25,000 तो अब यूज नहीं होगी। अब मैक्सिमम कितनी यूज कर पाओगे, 15,000 को रिड्यूस कर दो, तो आपके पास में कितनी लिमिट रहती है, आपके पास में लिमिट रहती है $10,000 की। क्या मैं सही बढ़ा रहा हूं? ओके, सो हमारे पास में कितना अमाउंट अब एलिजिबल है डिडक्ट करने के लिए, ओनली 10,000, जो कि मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब अब हमारे पास में लॉस जरूर है 40,000 का, बट हम दूसरी इनकम के साथ में सिर्फ और सिर्फ $10,000 तक ही एडजस्ट कर पाएंगे। रिमेनिंग 30,000 जो है वो हो गया लैप्स। हाँ, ओके, तो ये हो गई आपकी बात। आपके पैसिव एक्टिव लॉस कितना आप एडजस्ट कर सकते हो, एट रिस्क रूल कितना एडजस्ट कर सकते हो, टैक्स बेसिस कितना एडजस्ट कर सकते हो, आपके वेकेशन रूल्स क्या होते हैं, हम लोग वहां तक डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनली एक और चीज आती है, ये क्वेश्चन करने के बाद में हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास में आता है एक और रूल। एक और रूल क्या आता है कि रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स है। अब रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स है जो कि 750 आवर्स दे रहे हैं, 750 आवर्स दे रहे हैं। अगर आपने मटेरियल पार्टिसिपेशन की एक लाइन पढ़ी थी, तो वहां पर क्या लिखा था कि अगर आपने 500 आवर्स दे दिए तो आप मटेरियली पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट यहाँ पर आपने अगर 750 घंटे भी दे दिए तो भी हाँ, यहाँ पे क्या आता है, इफ द टैक्स पेयर मीट्स बोथ, पहली चीज आती है कि बोथ टेस्ट बिलो, देन रेंटल एक्टिविटी इज नॉट पैसिव, रेंटल एक्टिविटी इज नॉट पैसिव। सो सिंपली पुट क्या हो रहा है कि अगर आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल है और आप 50% से ज्यादा 50% ऑफ द सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या ट्रेड और बिजनेस में कर रहे हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आएगा, बट एक बार 1 मिनट देखो। अगर आप 50% से ज्यादा सर्विसेज देते हो किसमें, ट्रेड और बिजनेस के अंदर, और 750 घंटे से ज्यादा सर्विसेज देते हो, तो आपकी तो आपका जो प्रोफेशन है वो पैसिव इनकम नहीं रहेगा। आपका प्रोफेशन या जो भी आपका प्रोफेशन है किसमें, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, वो कंसिडर करा जाएगा एज एन एक्टिव बिजनेस, नॉट इनटू अ रियल एस्टेट और रेंटल एक्टिविटी। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर इंडिविजुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिविजुअल है और क्लोजली हेल्ड सी कॉर्पोरेशन है, तो उनकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50% से ज्यादा है फ्रॉम दिस रियल प्रॉपर्टी ट्रेड्स, तभी ये एप्लीकेबल होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया जो आपने पढ़ाया है, मैंने कहा कि मुझे पता है, तभी तो एग्जांपल डाल के रखा हुआ है। ये बढ़िया एग्जांपल है, ये और अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर कराएगा। ठीक है, लेट्स रीड इट आउट। ऑल ऑल ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स ऑफ हेंड्रिक्स कॉर्पोरेशन मे बी कॉर्पोरेशन है, मतलब सी कॉप हो रही है, इज ओन्ड इक्वली बाय 3 इंडिविजुअल्स। ओ, ये तो मैंने सही बोला, क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन बन गई ये तो। चलो ठीक है, हेंड्रिक्स इज नॉट अ पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन, चलो यहां पे भी क्लियर हो गया। पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन होता तो बात ही अलग हो जाती। अब इसने ये क्लियर कर दिया कि ये सी कॉप है, क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन है, तो हमारे पास में सारी कैलकुलेशन शुरू होने लग जाती है। एड्रेस रूल भी एप्लीकेबल हो गया और रियल एस्टेट प्रोफेशन का भी रूल एप्लीकेबल हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द करंट ईयर हेंड्रिक्स हैड एक्टिव रेंटल रियल एस्टेट इनकम ऑफ $250,000। ओके, नाइस, वेरी गुड। पैसिव लॉस, वर्ड तो पैसिव लॉस आ रहा है, शायद $25,000 तक की लिमिटेशन आएगी।
ऑन रेंटल ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग अक्वायर्ड इन 1989 फॉर $3 लाख। मतलब इसने कोई बिल्डिंग ली हुई थी 1989 के अंदर और उसके कारण उसको लॉस हुआ है $3 लाख का, और वो जो $3 लाख का जो लॉस है वो पैसिव लॉस है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, पहला हमको पता लग गया कि पैसिव लॉस कितना है, वो हो गया $3 लाख। दूसरा हमको पता लग गया कि एक्टिव रेंटल रियल एस्टेट इनकम कितनी होगी, 2,50,000, ये भी पता लग गया। अब जनरल माइंडसेट क्या बोलेगा कि मैक्सिमम कितना हम लोग यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम हम यूज कर पाएंगे 25,000 सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, 25,000 सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अब हम आगे पढ़ते क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज आई थी। क्या चीज आई थी, यहाँ पर बात कर दी गई थी क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशन की, तो शायद कुछ और भी हो सकता है। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। The corporation earns more than 60% of its gross receipts from the rental real estate in which it materially participates. Oh, यहां पर भी कुछ मैंने पढ़ा था। If more than 50% of the gross receipts from the rental property trade, यहां पर कितना हो गया 60%। कहने का क्या मतलब हुआ है कि ये जो जो ये क्लोजली हेल्ड सी कॉर्पोरेशन है, इसकी मैक्सिमम अर्निंग रियल एस्टेट से आ रही है। अब जैसे इसकी मैक्सिमम अर्निंग रियल एस्टेट एक्टिविटीज से आ रही है, तो इस ये पैसिव की कैटेगरी से बाहर आ गया है और अब ये एक्टिव की कैटेगरी में बन गया है। तो जो भी लॉस इसको रेंटल बिजनेस से हुआ है, जो भी लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे बिल्डिंग के लॉस से हमको $3 लाख का लॉस हुआ है, ये सारा का सारा लॉस, जबकि यहां पर लिखा हुआ है पैसिव लॉस। अब इसको पैसिव लॉस कंसिडर ही नहीं करा जाएगा, अब इसको कंसिडर करा जाएगा एक्टिव लॉस। अब इसको करा जाएगा एक्टिव लॉस, और जैसे ही इसको एक्टिव लॉस कंसिडर करते हैं, ये पूरा का पूरा $300,000 का लॉस आपका सेट ऑफ हो जाएगा। कहां से, एक्टिव एक्टिव रेंटल रियल एस्टेट इनकम, और एज वेल एज यहां पर एक और चीज है पोर्टफोलियो इनकम जो कि $1.5 लाख है। तो दोनों 3 लाख जो है इसका लॉस 2.5 लाख से भी एडजस्ट हो जाएगा और 1.5 लाख से भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती, अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती, तो हम क्या करते कि मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं इस 3 लाख में से, $25,000। 25,000 किससे जाके हम एडजस्ट करते, हम पोर्टफोलियो इनकम से करते। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, एक एक मिनट देना, एक मिनट सेंस समझो इसका। अगर ये लाइन नहीं लिखी हुई होती, सिंपली पुट, तो हमारा लॉस कितना हो गया, $3 लाख पैसिव लॉस। पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव रेंटल रियल एस्टेट इनकम $2.5 लाख। तो 3 लाख से हम पूरा का पूरा 2.5 लाख को सेट ऑफ कर देते, तो हमारे पास में जीरो आ गया। चलो ठीक है, अब आपके पास में मैक्सिमम, आपके पास में अब यहां पर पड़ा कितना है, $50,000 पड़ा है। आपने यहाँ पे इसको सेट ऑफ कर दिया, तो ये आपका जीरो हो गया। 50,000 अभी भी पड़ा है। अब आप क्या चाहते हो कि हम अदर इनकम के साथ में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अदर इनकम के साथ में एडजस्ट करने का मैक्सिमम आपके पास में बेनिफिट कितना होता है, $25,000 अदर इनकम के साथ में। करेक्ट, तो आप मैक्सिमम कितना कर पाते हैं यहाँ पे, 1,50,000। 1,50,000 माइनस $25,000, तो आपका कितना टैक्सेबल हो जाता है, $1,25,000। बट यही पॉइंट, just because of this particular line, just because of this particular line, अब आप कैटेगरी से बाहर आ गए। आपकी जो भी लॉस है वो पैसिव लॉस नहीं, वो एक्टिव लॉस है। अब जैसे ही वो एक्टिव लॉस है, आपने उसको लॉस को सेट ऑफ कर दिया किसे, रेंटल एस्टेट एक्टिविटीज से, और आपने एडजस्ट कर दिया पोर्टफोलियो इनकम से। तो अब आपके पास में एंडिंग में कितना पड़ा रहेगा, एंडिंग में पड़ा रहेगा ओनली $1 लाख। तो आंसर क्या हो सकता है, कोई और आंसर? So Hendrix can offset its 3 lakh passive loss against both the activities, rental activities of 2,50,000 and 50,000 of the portfolio income for a total of $3 लाख। वापस एक बार थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ लेते हैं, मे भी किसी को कुछ कंफ्यूजन आ गया होगा। एक मिनट पढ़ लेते हैं, वापस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, Hendrix can set off its 300,000 passive loss against both active rental income, which is $2,50,000, and 50,000 of the portfolio income for the total of $300,000। आया समझ में आप कि नहीं? अब तो आ ही गया होगा, तो आपका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं इसी पॉइंट को। जैसे ही ये पॉइंट लाइन आई, द कॉर्पोरेशन अर्न्स 60% ऑफ इट्स ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम द रेंटल एस्टेट एक्टिविटी
आपने आपका शू चेंज हो गया, अब आप क्या रह गए, अब आप पैसिव लॉस जो है वो पैसिव लॉस ना रह के एक्टिव लॉस बन गया। अब जैसे वो एक्टिव लॉस बन गया, वो एक्टिव लॉस क्या कहता है कि अब आप है ना आपके एक्टिव लॉस को किसी के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हो। अब आपके पास में एडजस्ट करने के लिए दो ऑप्शन रहेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा, आपकी इनकम थी $250,000 की, आपने $300,000 को पहले इसके साथ में एडजस्ट कर दिया। अब आपके पास में बचा कितना, $50,000। अब ये $50,000 भी आपने कहां पे जाके एडजस्ट कर दिया, पोर्टफोलियो इनकम के साथ में। जो नेट इनकम टैक्सेबल रहेगी गवर्नमेंट के पास में वो कितनी रहेगी, $100,000। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच हेनरिक इनकम मे बी सेट ऑफ फ्रॉम बाय द रेंटल लॉसेस। तो यहाँ पे सेट ऑफ कितना हो सकता है, $250,000 यहाँ पर और यहाँ पर $50,000। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, नाइस, मजा आ गया। So with that we have completed our active passive loss limitations as well. अगर अब इस वक्त किसी को भी कोई दिक्कत आती है, please contact me at my number. I have already provided my number, and you can reach me out on WhatsApp at any point of time. I will reply you definitely as soon as possible. And I really hope that with the help of RJ Academia, your concepts are actually getting cleared. मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। और यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप लोग एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। सो एट आरजे एकेडमिया व्हाट वी आर ऑफरिंग, वी ओनली ऑफर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वी डू नॉट बिलीव इन मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट, वी बिलीव इन clearing your concepts. And that is all about RJ Academia. And if you really like my videos, do give me a thumbs up. Subscribe to my channel. I'll keep on bringing you more and more videos like this, these kind of contents. And have a great day. Thank you so much for listening me out. Welcome.